हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। मान लीजिए कि डेमोक्रेसी एक शतरंज की तरह है। शतरंज के ये खिलाड़ी देश के नागरिक हैं। अब इस खेल के नियम कहते हैं कि सब मोहरे अपनी अपनी जगह से एक ही चाल चल सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में हर इंसान एक ही वोट डाल सकता है। डेमोक्रेसी का यही वादा है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर इंसान की राजनीतिक भागीदारी बराबर है। लेकिन अब सोचिए, इस चेस बोर्ड पर एक खिलाड़ी धीरे धीरे इतना अमीर हो जाता है कि वो आधे मोहरे खरीद लेता है। वो अब खेल का स्पॉन्सर भी बन गया है। खेल से जुड़ी खबरें जिन मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचती हैं, उन पर उसका इन्फ्लुएंस है। कई खिलाड़ी अब उसकी बात सुनते हैं, उसके आइडियाज को फॉलो करते हैं और कई बार उसके फायदे के लिए ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। अब कागज पर तो सब कुछ वैसा ही नजर आता है। हर खिलाड़ी के पास एक ही चाल है, जैसे हर नागरिक के पास एक ही वोट है। नियम भी नहीं बदले, शतरंज भी वही है। अब सवाल ये कि वो अमीर खिलाड़ी गेम खेल रहा है या शतरंज का पूरा खेल उसके हिसाब से खेला जा रहा है। क्योंकि खेल तो अब भी शतरंज नुमा डेमोक्रेसी का ही लगेगा, लेकिन क्या ये गेम अब भी वाकई फेयर होगा? शतरंज का खेल, डेमोक्रेसी और ये अमीर खिलाड़ी की बात जुड़ी है एलन मस्क से, जो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। यानी मस्क दुनिया के पहले खरबपति हैं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं और मस्क एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करें तो उन्हें 1 ट्रिलियन खर्च करने में कम से कम 274 साल लग जाएंगे। मस्क के बाद अमीरों की लिस्ट में नंबर आता है गूगल को फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन का, और फिर ओरेकल को फाउंडर लैरी एलिसन, अमेजन को फाउंडर जेफ बेजोस और फेसबुक क्रिएटर मार्क जुकरबर्ग इस लिस्ट में टॉप के अमीरों में शामिल हैं। वैसे अमीरों की जिस आलीशान जिंदगी को देखकर हम कहते हैं कि वाह क्या ड्रीम लाइफ है, उसका बिल हम ही भर रहे हैं। और वो कैसे, ये जानने के लिए आप हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं। वैसे एलन मस्क सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं है, बल्कि वो तो दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा अमीर बन गए हैं। ताइवान, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, यूएई, साउथ अफ्रीका के साथ दुनिया के कई देशों की एनुअल जीडीपी ग्रोथ से भी ज्यादा पैसा है एलन मस्क के पास। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या वाकई अब भी दुनिया में डेमोक्रेसी ट्रिलियनियर्स के साथ सरवाइव कर सकती है? ये सवाल उठाया फ्रेंच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गैब्रियल जुकमैन ने। We need to tax billionaire, the hidden wealth of nation जैसी टैक्स और फाइनेंस पर कई बुक लिखने वाले गैब्रियल जुकमैन का मानना है कि अगर किसी इंसान की दौलत 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है तो हमें सिर्फ उसकी फाइनेंशियल सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि इतनी ज्यादा दौलत डेमोक्रेसी के लिए क्या चैलेंज पैदा कर सकती है। ये कहते हुए उनका इशारा एलन मस्क की तरफ था। जुकमैन का कहना है कि एक्सट्रीम वेल्थ सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक इशू भी है। उनका कहना है कि बिलियनियर्स की दौलत का जबरदस्त बढ़ना हमारे दौर की सबसे बड़ी और अहम घटनाओं में से एक है। जब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाता है तो उनके पास सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही नहीं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है। ये ऐसी ताकत है जो मार्केट्स को अपनी तरफ झुका सकती है, पब्लिक डिस्कोर्स यानी लोगों की सोच और बहस को शेप कर सकती है, सरकार की नीतियों पर असर डाल सकती है और कई बार सोशल रिफॉर्म्स या प्रोग्रेस को भी स्लो कर सकती है। आप मस्क का ही एग्जांपल ले लीजिए। मस्क ने 2024 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को एंडोर्स करने के लिए लगभग 290 मिलियन डॉलर्स का सपोर्ट दिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डोनेशंस में से एक माना जाता है। मस्क की कंपनी टेस्ला 2003 में शुरू हुई थी। 2020 तक ये कंपनी लगातार मुनाफा नहीं कमा पाई थी। फिर भी मस्क के पास इतनी दौलत थी कि उन्होंने 2022 में लगभग 44 बिलियन डॉलर्स में ट्विटर, जो मौजूदा दौर में एक्स है, उसे खरीद लिया और उसे अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडास को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल भी किया। क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल कमबैक को सपोर्ट करना भी शामिल था। इसके बाद ट्रंप इलेक्शन जीते और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी खर्चे और ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। एलन मस्क को इसका पब्लिक फेस और लीडर बनाया गया था। इस डिपार्टमेंट के लीडर होने के नाते उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल फैसले लिए। उनका कहना था कि सरकार के कई डिपार्टमेंट्स इनएफिशिएंट हो गए हैं और वो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन डिपार्टमेंट्स का पैसा काट लिया गया। अब क्रिटिक्स का कहना है कि एफिशिएंसी के नाम पर मस्क ने कई एग्रेसिव डिसीजंस लिए, जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज और ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स पर बुरा असर पड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा में आई यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसएड वो एजेंसी है जो दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, जिसमें भुखमरी रोकने के लिए इमरजेंसी फंड देना, एचआईवी एड्स ट्रीटमेंट, कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाना, डिजास्टर रिलीफ यानी कोई आपदा आने पर मदद करना और कई जगहों पर
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कामों को फंड करना शामिल था। लेकिन मस्क ने इस एजेंसी के कई ऑपरेशंस रोक दिए या बहुत हद तक कम कर दिए। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि यूएस एड के बंद होने से 2030 तक 14 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं, जिसमें लगभग 5 साल की कम उम्र के 4.5 मिलियन बच्चे शामिल हो सकते हैं। डॉज के क्रिटिक्स का आर्गुमेंट था कि जब एक बिलियनियर जो किसी इलेक्शन में सीधे चुनकर नहीं आया, वो सरकार के खर्च और एजेंसीज के फ्यूचर पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी में असली डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, वो जिन्हें जनता ने चुना या फिर वो जो अमीरों की लिस्ट में शामिल है। किसी इंसान का सबसे अमीर होना सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकारी नीतियों और आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। वैसे ना तो ये सवाल नया है और ना ये प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेसी के बारे में लिखने वाले लगभग हर बड़े थिंकर और फिलोसफर ने ये वार्निंग दी है कि जब दुनिया की दौलत का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के हाथों में आ जाता है, तो सोसाइटी और डेमोक्रेसी दोनों कमजोर हो सकती हैं। 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि डेमोक्रेसी तब मजबूत रहती है जब एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास हो। बहुत ज्यादा अमीरी और बहुत ज्यादा गरीबी दोनों डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। 18th सेंचुरी के थिंकर जेन जॉक रूसो का मानना था कि सच्ची फ्रीडम तभी मिलती है जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हद से ज्यादा ना हो। उनका फेमस कोट है, कोई इतना अमीर ना हो कि किसी और को खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो कि खुद को बेचने पर मजबूर हो। अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में लिखने वाले 19th सेंचुरी के फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर टॉकविल को यह फिक्र थी कि अगर वेल्थ और पावर कुछ लोगों के पास जमा हो जाए तो एक नई एरिस्टोक्रेसी पैदा हो सकती है। नाम डेमोक्रेसी का होगा, लेकिन मनमानी कुछ ही लोगों की चलेगी। क्लास स्ट्रगल पर सबसे ज्यादा सफाई से लिखने वाले कार्ल मार्क्स का कहना था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक बराबरी का मतलब तब तक अधूरा है जब तक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो। अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर जॉन रॉल्स डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल वॉइस आम नागरिक से कहीं ज्यादा ऊंची हो जाती है। कुल मिलाकर एरिस्टोटल से लेकर आज के पॉलिटिकल थिंकर्स तक सब बार बार एक ही बात करते हुए नजर आते हैं कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि पैसा और ताकत का कुछ हाथों में जमा हो जाना भी है। सवाल ये नहीं कि अमीर लोग होने चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या किसी एक इंसान के पास या किसी एक छोटे से ग्रुप के पास इतनी दौलत होनी चाहिए कि वो मीडिया, मार्केट और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।